हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डॉक्टर फॉस्टिस को कवर। डॉक्टर फॉस्टिस का फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस, जो कि आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर फॉस्टिस एक रेनेसां टाइम पीरियड का लिखा गया हमारा ट्रेजिडी प्ले है, ड्रामा है, प्ले नहीं है ड्रामा है, सॉरी। रेनेसां टाइम पीरियड पे लिखा गया था। और रेनेसां टाइम पीरियड पे क्या चीज़ें स्पिरिट में थी, क्या चीज़ें चल रही थी कि जो ह्यूमन है वो सेंटर नहीं, जो ह्यूमन है वो सेंटर है वर्ल्ड का, गॉड सेंटर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेंटर था वो फोकस हो रहा था ह्यूमनिज्म पे। ह्यूमनिज्म उस टाइम पे पॉपुलर हो रखा था, फेमस चल रही थी वो लाइनें। लिखा है इसे क्रिस्टोफर मार्लो ने, प्रेजेंटेड बाय सक्सेस मेकर। तो आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे, सारे इसके जितने भी एक्ट हैं उनको, प्लस हम इसका प्रोलॉग देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट, हम फटाफट से एक बार ऑथर के बारे में देख लेते हैं। तो ऑथर का जो बर्थ था वो था 1564 में कैंटरबरी में। और अगर आप थोड़ा सा भी लिटरेचर में इनरोल हो, थोड़ा सा भी उसमें इनग्रॉस हो, तो आपको याद आई होगी एक और चीज़ कि जो हमारा ये डेट है 1564, ये डेट हमारा शेक्सपियर से भी रिलेटेड है, क्योंकि शेक्सपियर का बर्थ भी 1564 में हुआ था, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं कि कौन किसका बर्थ कब हुआ था, या फिर एक इंटरव्यू में पूछा था कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है या फिर जो शेक्सपियर है, उन दोनों में से कौन बड़ा है, मतलब कौन उसमें एल्डर है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि दोनों का बर्थ एटलीस्ट सेम ही टाइम पीरियड पे हुआ है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो का जो राइटिंग का जो ड्यूरेशन था, जब उनका एक्टिव ईयर थे, वो शेक्सपियर से पहले स्टार्ट हो गए। तो हम उनको ऊपर मान लेंगे। ऑलराइट, इनकी डेथ से रिलेटेड कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपको बर्थ याद होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा क्लैश करता है। अर्ली लाइफ की बात करें तो इन मॉडेस्ट फैमिली थी इनकी। किंग्स कॉलेज इन कैंटरबरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। लेटर स्टडीड एट कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका क्लासिकल लिटरेचर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। जैसे मैंने आपको बोला कि उस टाइम पे जो रेनेसा था वो आ चुका था। रेनेसा में क्या बात होती है कि दैट ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और जो गॉड है वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स बाय हिज ओन। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम बात करें करियर की, तो मैंने क्या बोला कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है कंटेम्प्रेरी है शेक्सपियर के साथ में ही लिख रहे थे, लेकिन उनसे पहले उनका करियर स्टार्ट हो गया था। ये अपने ड्रामेटिक वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, फेमस है। इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है। जब भी ब्लैंक वर्स आता है तो हम मैक्सिमम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। इवन तो क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने उसका इन्वेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज कर दिया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लैंक वर्स लिखे थे। ब्लैंक वर्स क्या होता है आपका, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई चीज़ है जो कि विदाउट राइम होती है, क्योंकि अगर राइम कपलेट हो जाएंगी तो फिर वो हीरोइक कपलेट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की, तो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर किसका है, मान लो कि जो इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, उन्होंने दूसरों लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया इससे। एलिजाबेथन ड्रामा में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे दो तीन चीज़ें ही हो रही थी। एक तो शेक्सपियर लिख रहे थे, यूनिवर्सिटी विट्स लिख रहे थे, और इन सभी ने कहीं ना कहीं क्या किया था, इम्पैक्ट डाला था एलिजाबेथन ड्रामा पे, इंग्लैंड के ड्रामा पे। इंग्लैंड के ड्रामा का जो फेस है वो सडनली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे ऐसे प्ले राइट आए जिन्होंने अलग अलग तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया। इनोवेशन से स्टार्ट हो गया। आप शेक्सपियर को इंक्लूड कर लो, शेक्सपियर ने इतने वर्क्स लिखे, इतने ज़्यादा उसमें इनोवेशन किया है। इवन दोनों उन्होंने प्लॉट हमेशा ही बोरो किया है, खुद का बनाया हुआ नहीं है। इनके नोटेबल वर्क्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जब आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो, और अगर आप नेट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। मेन कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि टम्बरलिन है पार्ट 1 एंड 2, डॉक्टर फॉस्टिस है, जो ऑफ माल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड द सेकेंड एंड हीरोइन लिएंडर एक नैरेटिव पोइट्री है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये एक नैरेटिव पोइट्री है। नैरेटिव पोइट्री मतलब जिसमें एक स्टोरी से सुनाई जाती है, सॉर्ट ऑफ वैसा जो हमारा होता है। और जो ऑफ माल्टा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंस्पायर होके हमारे शेक्सपियर ने अपना ट्रेजेडी लिखा, नहीं कॉमेडी लिखा था, सॉरी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट। तो उस तरीके के, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्टेम्प्रेरी थे तो होता रहता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर फॉस्टिस की, जो कि हमारा आज का टेक्स्ट है। डॉक्टर फॉस्टिस का टाइटल मैंने आपको बता दिया था क्या है, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसकी डेट ऑफ कंपोजिशन इतना आपके पेपर में पूछते नहीं है। ट्रेजेडी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक ट्रेजेडी है, किस तरीके से है वो हम देखेंगे। लोकेशन इसकी वुटेनबर्ग में रखी गई है, जर्मनी में रखी गई है, और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, इतनी सेटिंग है इसकी। मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या बोल रखा है कि डॉक्टर फॉस्टिस में क्या है, ये स्टोरी सुनाएगा डॉक्टर फॉस्टिस की। वो कौन है? वो एक स्कॉलर हैं,
और वो स्कॉलर कैसे हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं ह्यूमन लिमिट से। मैंने क्या बोला कि ये जो टेक्स्ट है ये रेनेसो टाइम पीरियड में लिखा गया है। रेनेसो में क्या हो रहा था, रेनेसा में क्या हो रहा था कि ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन जो है वो सेंटर है और ह्यूमन हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, ह्यूमन एक सुप्रीम पावर बन सकता है। इस तरीके की बातें उस टाइम पे चल रही थी। तो उसी चीज़ को ये दिखाता है कि ह्यूमन की जो नॉलेज की लिमिट है आपकी एक बाउंड्री होती है, तो वो उससे डिससेटिस्फाई थी। ये रेनेसा मैन को दिखा रहा है। अभी इसका ट्रेजिक फॉल आएगा क्योंकि आप गॉड से ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप गॉड से ऊपर नहीं जाओगे, और जाओगे तो आपका डाउनफॉल ज़रूर होगा। और यहाँ पे क्या बता रखा है कि वो टर्न कर जाता है मैजिक की तरफ ताकि उसे बहुत बड़ी पावर मिल सके, अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और वो डेविल के साथ एक पैक्ट करता है। पैक्ट मतलब एक तरीके से समझौता करता है, एक ट्रीटी टाइप में करता है 24 ईयर्स के लिए। किस लिए? कि वो अपनी सोल को बेच देगा, ट्रेड कर देगा अपनी सोल को। किस लिए? मैजिकल पावर के लिए और जो हमारी वर्ल्डली प्लेजर है उसके लिए। कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लिमिट्स होती है हर एक ह्यूमन एम्बिशन की, लेकिन उसने उस चीज़ को क्रॉस कर दिया था। कैरेक्टर फटाफट से देख लेते हैं। डॉक्टर फॉस्टिस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? वो एक एम्बिशियस स्कॉलर है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया ही, वो एक डेविल के साथ पैक्ट कर लेते हैं और 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल को बेच देते हैं, एक तरीके से गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। उसके बाद मेफिस्टोफेलिस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके पेपर में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, अगर किसी का रिटन का पेपर है और अगर कोई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वहाँ पे आपको पूछ लेते हैं कि पैक्ट किसके साथ हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है, तो ये अब क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यू में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो मेफिस्टोफेलिस कौन है? मेफिस्टोफेलिस है एक तरीके का डेविल जो कि सेटन के अंदर काम करता है। सेटन कौन है? जो इनका मतलब इन सभी का हेड है। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है, वहाँ पे आपने सुना होगा कि सेटन था, वो हेवन से फेंक दिया गया था क्योंकि उसने गॉड के अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश करी थी, रिबल करने की कोशिश करी थी, उसे फेंक देते हैं वहाँ से। तो वो यहाँ पे अपनी एक दुनिया बसा रखी है, उसने हेल बना रखा है और मेफिस्टोफेलिस उसका एक सर्वेंट है, उसे सर्व करता है। और बाद में ये फॉस्टिस का भी सर्वेंट बच जाएगा क्योंकि फॉस्टिस अपनी सोल को बेच देता है। अब उसके बाद है ल्यूसीफर का कैरेक्टर। मैंने आपको बताया सेटन जो है हमारे ल्यूसीफर, उसमें बोला गया है उस पर्सन को। गुड एंजल एंड बैड एंजल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द ड्रामा आपको देखने को मिलेगा कि बार बार दोनों ही एंजल्स आती हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉस्टिस की इनर कॉन्शियसनेस को दिखा रही हैं कि वो करे या ना करे। उसके अंदर खुद भी एक डिलेमा है। वैगनर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर फिर भी ये उसका एक सर्वेंट था, डॉक्टर फॉस्टिस का एक सर्वेंट था। वेल्स एंड कॉर्नेलियस उसके दो फ्रेंड हैं जो कि उसे बोलते हैं कि एनकरेज करते हैं, हाँ हाँ भाई तू कर ले। होते हैं ना कि दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई गलत चीज़ें मत करो, और कुछ होते हैं नहीं भाई कर ले। तो वो उसे बोलते हैं ठीक है तू नेक्रोमेंसी स्टार्ट कर दे, परस्यू कर दे। नेक्रोमेंसी क्या कि जो जादू होता है, काला जादू टाइप में होता है, ब्लैक मैजिक, उसके लिए। कोरस का रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि कोरस क्या है, प्ले का प्रोलोग बताएंगे, एपिलोग बताएंगे। प्रोलोग प्ले के स्टार्टिंग में जो बताया जाता है, एपिलोग किसी भी प्ले या ड्रामा के एंड में जो उसका कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ निकलता है। ओल्ड मैन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है, वो क्रिश्चियन फेथ को दिखा रहा है। ओल्ड मैन आता है बोलता है कि रिपेंट कर लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, गॉड से माफ़ी मांग लो। तो वो क्या दिखा रहा है, क्रिश्चियन फेथ को दिखा रहा है। और लास्ट कैरेक्टर हमारा जो स्कॉलर है, स्कॉलर क्या है, ये इसका एक कलीग था, डॉक्टर फॉस्टिस का एक कलीग था जो कि इसकी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को एडमायर करता है, लेकिन वो क्या है अल्टीमेटली पावरलेस है कि वो उसे बचा नहीं पाता अपने दोस्त को। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या है, प्रोलोग है और रोल ऑफ कॉरस है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, भागना मत, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है कि चीज़ें समझ में आएँ। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने के लिए ही आए तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रोलोग स्टार्ट होता है। प्रोलोग मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्रोलोग नहीं बताया होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रोलोग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इकेरिस। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला मैं एक ही बार पढ़ाऊँगी और आपको यहाँ से नेट के लिए प्रिपेयर कर दूँगी। मैं जो चीज़ें यहाँ से नेट में आती हैं आपको दोबारा घूम के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो प्रोलोग डॉक्टर फॉस्टिस का इस तरीके से स्टार्ट होता है। वो बताता है कि देखो बहुतों ने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, बहुतों ने लिखा होगा ग्रेट हीरोज़ के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास होमर है, उन्होंने ट्रोजन वॉर के ऊपर लिखा है, किसी ने कुछ फाइट्स के बारे में लिखा है, लेकिन ये जो ड्रामा है ये इसके बारे में नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इस बारे में नहीं होगा, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ के ऊपर होगा। और वो चीज़ क्या होगी, एक ह्यूमन की एम्बिशन और उस तरीके से किस तरीके से उसका डाउनफॉल हो जाता है उसके बारे में
डॉक्टर फॉस्टिस का ट्रेजिक डाउनफॉल होगा उसके बारे में है ये। और फिर वहाँ पे वो उसे कंपेयर करता है, डॉक्टर फॉस्टिस को कंपेयर करता है एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से, इकैरिस से। इकैरिस का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि इकैरिस में एम्बिशन बहुत थी, उसके पास जो वेक्स थे, मतलब सॉरी जो उसके विंग्स थे वो वेक्स के थे, और उसको ये वार्निंग दी गई थी, उसके फादर ने वार्निंग दी थी कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो वेक्स के हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना है। क्यों नहीं उड़ना है? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाई करोगे, आप सन के नियर चले जाओगे, तो आपके जो वेक्स है वो मोल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके जो वेक्स के जो विंग्स थे वो मेल्ट होने लग जाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से सीधे नीचे गिरता है। जैसे ये ना विंग्स थे वेक्स के, और वहाँ से वो सीधे नीचे गिरता है और पानी में जाके गिर जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसको उससे कंपेयर करने का रीज़न ये सीधा सीधा बस इतना सा था, क्योंकि अपनी लिमिट्स में रहो, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन क्रॉस दैट लिमिट, तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा। वो एक नॉर्मल सी बात है। फॉरबिडन नॉलेज के चक्कर में मत रहो, फॉरबिडन नॉलेज जो है वो नहीं लेनी चाहिए, परस्यू ही नहीं करनी चाहिए, जो कि हमें मना किया गया है। ठीक है। ओवर रीचिंग एम्बिशन रखो, लेकिन ओवर रीचिंग नहीं होनी चाहिए कि आपकी लिमिट्स जो है वो क्रॉस हो रही हैं। थीम यहाँ पे किसका? ह्यूबेरिस क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड, एरोगेंस, जो आपको इसमें देखने को मिल रही है, जो आपको इडिपस में भी देखने को मिल जाएगी। चलो एक्ट 1 की स्टार्टिंग करते हैं। एक्ट 1 में क्या बताते हैं? ये बताया गया है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस एक ब्रिलियंट स्कॉलर है। एक क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू में आया हुआ था, आई थिंक नेट में था या फिर टीजीटी पीजीटी में था, उसमें पूछा गया था कि जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं वो कौन से स्कॉलर थे, तो वो जर्मनी के स्कॉलर थे। तो ये आपको फॉस्टिस एक ब्रिलियंट स्कॉलर है, लेकिन उनको बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है किस चीज़ से? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नॉलेज से। जैसे कि आप लॉ कर लो, आप ये कर लो, मेडिसिन पढ़ लो, तो वो गिनता है एक बंदा की मेडिसिन पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन किसी को बचा नहीं पाएगा, एट द एंड ऑफ द डे हर पर्सन को मरना ही है। डजेंट मैटर आपके पास कितनी अच्छी आपके पास मेडिसिन है, लास्ट में पर्सन मर जाता है। फिर वो सोचता है कि लॉ पढ़ ले, फिर वो बोलता है कि लॉ में भी कुछ नहीं होता है, कुछ पैनीज़ के लिए लोग ये वो कर देते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर तरीके से वो डिससेटिस्फाइड है। और वो डिसाइड करता है कि एक चीज़ है जो वो करना चाहेगा, और वो है नेक्रोमेंसी। क्यों? क्योंकि वो उसे पैसा दिला देगा। ठीक है, ब्लैक मैजिक से उसे पैसा भी मिल जाएगा, उसे प्लेजर मिलेगा, और उसे ना जाने क्या क्या ऐसी वर्डली चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। और इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो एक तरीके से आधी रात में क्या करता है? समन करता है। समन मतलब किसी को बुलाता है, और वो किसे बुलाते हैं? यहाँ पे ब्लैक मैजिक वो करेगा, ब्लैक मैजिक की वो स्टार्टिंग करेगा, समन करेगा, और उसके बाद एक मेफिस्टोफेलिस, एक डेविल उसके सामने आ जाता है। और वो डेविल इतनी गंदी शेप में होता है, अगली शेप में होता है, तो ये जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो से बोलता है कि जाओ और किसी अच्छी शेप में आओ। और उसके बाद जो डेविल है वो एक सॉर्ट ऑफ प्रीस्ट की फॉर्म में आता है, आई थिंक उसकी फॉर्म में आता है। और उसके बाद ये से बोलता है कि कि तुम मुझे सर्व करो, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और उसके बाद जो मेफिस्टोफिलिस है वो जाता है ल्यूसीफर के पास मैसेंजर बन के, और वापस आके इसे बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी सोल चाहिए। 24 ईयर्स की सर्विस तो देगा, लेकिन लास्ट में वो उसकी सोल को ले लेगा। अब इस टाइम पे डॉक्टर फॉस्टिस सोच रहा होता है वो क्या करे। उसको अनलिमिटेड नॉलेज मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, सारे अर्थली प्लेजर मिल जाएंगे, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो चीज़ें उसे चाहिए वो चीज़ें मिलेंगी 24 सालों के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द 24th ईयर उसकी जो सोल है वो लेके चले जाएंगे हेल में। ये एक पैक्ट हुआ था, एक समझौता टाइप में हो रहा था। अब मेफिस्टोफिलिस यहाँ पे उसे बहुत नॉलेज देगा, पावर देगा। अब इस टाइम पे जब वो सोच रहा होता है डॉक्टर फॉस्टिस, तो उसे गुड एंजल और बैड एंजल दिखती हैं, वार्न करती हैं, नहीं ऐसा मत करो। दिखती हैं और वो उसे वार्न करती हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये चीज़ें गलत है। गुड एंजल ऐसे बोलती है, बैड एंजल बोलती है अरे नहीं नहीं कर लो, क्या जाता है, तुम्हें इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, सब कुछ तो मिल जाएगा। और जब डॉक्टर फॉस्टिस उस डील को सील कर रहा होता है अपने ब्लड से, ये क्वेश्चन आ रखा है कि वो अपने किस चीज़ से वो साइन करता है, तो वो अपने ब्लड से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा होता है। और जब वो अपने ब्लड से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, उसका जो खून है वो जम जाता है। ये एक वार्निंग थी उसके लिए कि नहीं, वो अभी भी टाइम है, वो ऐसा ना करे, लेकिन वो फिर भी करते। एक मैसेज आता है कि रन अवे, कि मैन यू रन अवे, कि अभी भी टाइम है, भाग जाओ, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को सील करता है, साइन कर देता है। एक्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो
एक्सपीरियंस कर रहा है डाउट एंड फियर को, उसने साइन तो कर दिया है, लेकिन अभी भी बीच बीच में उसको कॉन्फ्लिक्ट आता है। मैंने आपको क्या बोला था, गुड एंजल और बैड एंजल का जो कॉन्सेप्ट है या फिर फिगर है वो बार बार थ्रू आउट द ड्रामा वो अल्टीमेटली आती रहेंगी, और सिम्बलाइज कर रही है कि उसकी जो इनर कॉन्शियसनेस है कि ठीक किया या नहीं किया, फियर हो रहा है गॉड से, ये सब चीज़ें। ये एक बार सोचता है कि वो रिपेंट कर ले, कि एक बार माफ़ी मांग ले भगवान से, रिपेंट कर ले, लेकिन उसके बाद मेफिस्टोफेलिस उसे तभी फटकार मार देता है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम कर भी नहीं सकते, तुमने प्रॉमिस किया था पावर के लिए और उसके बदले में तुमने किया है। ऐसी चीज़ें वो बोलता रहता है। लास्ट में जो फॉस्टिस है वो यूज़ करता है अपनी एबिलिटी को, जो उसको भी नई नई पावर मिली है, मैजिक वगैरह मिल गया है, किस लिए, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपने जो एनिमीज़ हैं उनको परेशान करने के लिए। एंड ही स्टार्ट्स टू रियलाइज़ कि उसे पता चलने लग जाता है कि जो उसकी न्यू फाउंड नॉलेज है वो उतनी भी फुलफिलिंग नहीं है जैसा उसने सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो आपके पास ये होता तो ऐसा हो जाता, आप इतने खुश होते, इतने खुश होते, और जब आपको वो चीज़ें मिल जाती है आप रियलाइज़ करते हो दैट दिस थिंग डजेंट मैटर, ठीक है, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, अब आप किसी और चीज़ के लिए लॉन्गिंग कर रहे हो। तो वही चीज़ कि आप सोच रहे थे, जिस पावर के लिए वो सोच रहा था वो वैसी भी नहीं है जैसे उसने सोची थी। एंड ही इज़ हॉन्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज कौन सा, कि 24 साल बाद उसकी जो सोल है वो डेविल लेके चले जाएंगे हेल में, वो उससे अब डरने लग गया है। एक्ट 2 में। एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे फॉस्टर्स खूब मज़े करेगा, अब यहाँ पे खूब मैजिकल पावर करेगा, ट्रैवल करेगा, वो रोम जाता है, स्पेसिफिक यूरोप बोला गया ना, वो स्पेसिफिक रोम में भी जाता है, वहाँ पे जाके ट्रिक्स प्ले करता है, फेम ले लेता है, लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाता है, वो पोप के कोर्ट में जाता है, ये रोम, सॉरी यहाँ पे लिखा भी हुआ था, रोम स्पेसिफिक में वो जाता है, और वहाँ पे वो प्रैंक करता है पोप के ऊपर, क्लर्जी के ऊपर, मॉक करता है कैथोलिक चर्च को। कैथोलिक चर्च जो हमारे उस टाइम पे होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च, रोम गया था ना वो। एंड डिस्पाइट दिस डिस्प्लेज ऑफ पावर, फिर भी वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, उसके अंदर एक टर्मोइल चल रहा है। किस लिए, क्योंकि वो जो पैक्ट है वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे वो जो साल है वो बीतते जा रहे हैं। अब स्टार्ट होता है एक्ट नंबर 4। एक्ट नंबर 4 में क्या है कि फॉस्टर्स का फेम चारों तरफ फैल चुका है, इसे इनवाइट किया जाता है कि यहाँ आ जाओ, मैजिक को परफॉर्म करो। और कहाँ जाता है वो, चार्ल्स द फिफ्थ के कोर्ट में जाता है, और वहाँ जाके वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की सोल को कॉन्जर करता है, मतलब उसे दिखाता है, बुलाता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास मैजिक है, वो ये सब कर सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, एंग्लो सेक्सन पीरियड के एंड में ही हम देखते हैं, एंग्लो सेक्सन के पीरियड के एंड में, नॉर्मन पीरियड के एंड में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो उनको बुलाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है कि वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पीड बुलाई जाती है, कॉन्जर करी जाती है, वो किसके डिमांड पे होती है, तो वो इनकी डिमांड पे होती है। हाउएवर हिज पावर आर मोस्टली यूज टू ट्राइवल, मतलब छोटी मोटी या फिर तुच्छ चीज़ों के ऊपर जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और उसकी इनिशियल ग्रैंड एम्बिशन क्या है, एकदम डिमिनिश है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, फॉस्टर्स ऑल्सो प्ले ट्रिक्स ऑन द हॉर्स कोर्स, ठीक है, और वो जो हॉर्स है वो लास्ट में जैसे ही पानी में जाता है वो स्ट्रॉ बन जाता है, स्ट्रॉज बन जाता है, मतलब कि एक तरीके से घास फूस बन जाता है। अब इसका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और उसको सेंस हो रही है डूम की कि उसका डाउनफॉल होने वाला है, क्योंकि 24 ईयर्स बीत चुके हैं, होने वाले हैं, अप्रोच कर रहे हैं। एक्ट नंबर 5 में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। यहाँ पे ना आप एक चीज़ और रखो, ये जो एक्ट नंबर 3 था जहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मैजिक करता है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वहाँ पे ये हेलेन की स्पिरिट को भी कॉन्जोर करता है, हेलेन का एक इमेज लेके आता है। हेलेन कौन थी, जिसके लिए ट्रोजन वॉर हुआ था, राइट, ग्रीक साइड से ट्रोजन वॉर होता है, पूरा का पूरा ट्रॉय जला दिया जाता है, 9-10 सालों तक वो वॉर चलता रहता है, तो उसकी स्पिरिट को भी कॉन्जोर करता है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मिस हो गई थी। अब आती है बारी एक्ट नंबर 5 की। एक्ट नंबर 5 में 25 साल होने वाले हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं। अब फॉक्सटिस को डर लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है, इतना सब कुछ मज़ा करने के बाद उसे अब डर लग रहा है, अब रिग्रेट हो रहा है। अब उसको एक स्कॉलर विजिट करता है, मैंने बताया था ना, जो उसका एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड था जो उसे एडमायर भी करता था, उसे कंफर्ट करता बोलता है कि अभी भी टाइम है, एक बार कर लो रिपेंट कर लो तुम गॉड के साथ। लेकिन अब वो जैसे ही सोचता है रिपेंट करने की, तो उसको एक वार्निंग मिलती है मेफिस्टोफेलिस से कि अगर उसने किया तो उसके हार्ट को टुकड़ों में, पीसेस में तोड़ दिया जाएगा, टीयर कर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। तो वो यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर पाता। फाइनल जो घंटा है, जो हमारा, हम 11 से 12 बजे का टाइम बोल सकते हैं,
तो ये फॉस्टिस सोचता है कि आज घड़ी यहीं पे रुक जाए, सुई यहीं पे रुक जाए, आज सवेरा ना हो, आज ये ना हो, आज वो ना हो, ताकि उसकी जो सोल है वो कोई लेके ना जाए, 24 ईयर्स का टाइम पीरियड ख़त्म ही ना हो। लेकिन जैसे जो घड़ी की सुई है वो 12 पे स्ट्राइक करती है, डेविल्स आते हैं, डॉक्टर फॉस्टिस को ड्रैग करते हैं, उसकी सोल को ड्रैग करते हैं और हेल में लेके जाते हैं। वो प्लीड करता रह जाता है, माफ़ी मांगता रह जाता है। प्ले यहाँ पे एंड हो जाता है विद अ कोरस। कोरस लैमेंट कर रही है डॉक्टर फॉस्टिस की ट्रैजिक डाउनफॉल पे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, जो कि उसकी एम्बिशन थी उसके ऊपर, कि फालतू में इतनी चीज़ें रखी, इतना अच्छा स्कॉलर था, इतनी नॉलेज थी, कुछ और परस्यू करता तो बहुत आगे जाता, लेकिन उसने क्या प्रेफर किया था, ब्लैक मैजिक किया था। एंड इवन ब्लैक मैजिक एंड देन आपके पास कुछ थीम्स है, कॉन्फ्लिक्ट गुड एंड बैड का, रेनेसा इंडिविजुअल एंड मेडिवल मोरालिटी का, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज का, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्बिशन का, फ्री विल एंड फेट, मतलब आपके पास फ्री विल थी यहाँ पे ना, कि आपकी मर्जी थी, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और फेट मतलब जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा। नेचर ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन, आपने सिन किया लेकिन आप रिपेंट नहीं कर रहे हो। डैमनेशन एंड फियर ऑफ हेल, इल्यूजन ऑफ पावर, टेम्पटेशन एंड ह्यूमन कंडीशन, एंड टाइम एंड इनइक्विबिलिटी, टाइम की और जो डेथ की जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। ये था हमारा आज का ड्रामा एंड आई रियली होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।